गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने स्कूल के जो चैनल है आईपीएस एजुकेशन हब, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया था: ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियाँ। इसमें ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में आपको बताया गया था, जिसके 4 भाग थे: नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वरयंत्र। इसके बाद में हम डायग्राम बना रहे थे श्वसन तंत्र का। तकनीकी कारणों से डायग्राम बीच में रह गया था, तो पहले डायग्राम देखते हैं मानव श्वसन तंत्र का। डायग्राम आपको किस तरह से बनाना है ये आप ध्यान देवें। नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वरयंत्र। ये जो 4 जो भाग है, ये ऊपरी श्वसन तंत्र के भाग हैं। इसके बाद में जो निचला श्वसन तंत्र है, इसमें आने वाले प्रमुख भाग हैं: श्वसन नली, श्वसन नली आगे चल कर के 2 भागों में विभक्त होती है। ये दोनों ओर की श्वसन नली, श्वसनी, दोनों ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है। ये फेफड़े हैं। श्वसन नली के बाद में है श्वसनी, और श्वसनी आगे अनेक छोटी छोटी श्वसनिकाएँ हैं, इनमें विभक्त होती हैं। ये श्वसनिकाएँ। श्वसनिकाओं के जो अंतिम सिरे हैं, उन पर वृक्षनुमा गुब्बारे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इन गुब्बारे जैसी संरचनाओं को वायुकुपिकाएँ कहते हैं। फेफड़े, तो यहाँ से श्वसन नली, श्वसनी, श्वसनिकाएँ, वायुकुपिकाएँ, फेफड़े, ये मानव के जो निचला श्वसन तंत्र है उसके भाग हैं। इसी प्रकार का डायग्राम इधर भी बना सकते हैं। श्वसनी है, ये श्वसनिकाओं में विभाजित हो रही है। और श्वसनिकाएँ है, इनके अंतिम सिरे पर ये गुब्बारेनुमा संरचनाएँ हैं, वायुकोश। और तीसरा जो भाग है, ये श्वसन मांसपेशियाँ। श्वसन मांसपेशियों के रूप में डायाफ्राम का अध्ययन किया जाता है। ये है डायाफ्राम। तो मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है: ऊपरी श्वसन तंत्र, जिसमें नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वरयंत्र, ये 4 भाग आते हैं। निचला श्वसन तंत्र, जिसमें श्वसन नली, श्वसनिकाएँ, श्वसनिकाएँ, वायुकोश या वायुकुपिकाएँ और फेफड़े, ये भाग निचला श्वसन तंत्र में है। और
तीसरा भाग है डायाफ्राम या श्वसन मांसपेशियाँ। इसमें हमने ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। श्वसन तंत्र के इस दूसरे वीडियो में अब हम पढ़ते हैं निचला श्वसन तंत्र। और निचला श्वसन तंत्र में सबसे पहले है इसमें श्वसन नली। श्वसन नली लगभग 5 इंच लंबी एक नलिका रूपी संरचना है। यह पक्षमापी है। पक्षमापी का मतलब है कि इसकी जो सतह है इसके ऊपर रोम की तरह से ऐसे पक्षमाप ये निकले हुए रहते हैं। तो श्वसन नली 5 इंच लंबी, पक्षमापी और इस पर श्लेष्मा का आवरण होता है। इससे इसके अंदर जो मिट्टी धूल के कण हैं इनको जाने से रोका जाता है। दूसरी बात, इसमें ये उपास्थि के बने हुए सी आकार इस आकार के ये छल्ले पाए जाते हैं, जिनकी संख्या होती है लगभग 16 से लेकर के 20 के मध्य इनकी संख्या होती है। उपास्थि के बने हुए इन छल्लों का कार्य क्या है? उपास्थि के बने हुए सी आकार के छल्ले हैं, ये श्वसन नली को पिचकने से रोकते हैं। वायु की अनुपस्थिति में या किसी अन्य कारणों से श्वसन नली है, इसको पिचकने से रोकने का कार्य है सी आकार के छल्लों का। तो इसमें आपको ये 3 बातें बतानी हैं। श्वसन नली किससे निर्मित होती है? 5 इंच लंबी, पक्षमापी होती है, कूट स्तरीय, श्लेष्मा का आवरण होता है। दूसरी बात, इनका कार्य क्या है? ये जो पक्षमापी है, श्लेष्मा है, ये फेफड़ों के अंदर मिट्टी धूल के कण है, पराग कण है, सूक्ष्म जीव है, इनको जाने से रोकते हैं। और तीसरी बात है, इसमें उपास्थि से निर्मित सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो श्वसन नली को पिचकने से रोकती है। श्वसन नली के बाद में है श्वसनी। श्वसन नली है, ये आगे चल करके 2 श्वसनी में विभक्त होती है और दोनों ओर की श्वसनी दोनों ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो श्वसन में आपको इतना ही बताना है, ज़्यादा नहीं है इसमें, कि श्वसन नली है यही आगे चल करके श्वसनी में विभक्त होती है और ये दोनों श्वसनी दोनों ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती हैं। श्वसनी के बाद में है श्वसनिकाएँ। श्वसनी के बाद में ये श्वसनिकाएँ है। फेफड़ों में श्वसनी है, ये अनेक श्वसनिकाओं में विभक्त होती है। इन श्वसनिकाओं का फेफड़ों में जाल फैला हुआ रहता है, ये फेफड़ों में फैली हुई रहती है। इतनी बात आपको बतानी है श्वसनिकाओं में। इसके बाद में है वायुकूपिकाएँ या वायुकोश। इसको बोलते हैं ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और एवोली या एयर चेम्बर या एवोली। वायुकूपिकाएँ क्या होती है?
या वायुकोश श्वसनिकाएं है, ये फेफड़ों के अंदर एक वृक्षनुमा संरचना बनाती है। इस तरह की संरचना बनाती है वृक्षनुमा, ये वृक्षनुमा संरचना। जो अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। इन शाखाओं के अंतिम छोर पर गुब्बारेनुमा संरचनाएं वायुकोश या वायुकुपिकाएं कहलाती हैं। इन वायुकुपिकाओं द्वारा गैसों का आदान प्रदान या गैसों का विनिमय होता है। ये वायुकुपिकाएं श्वसन के लिए सतह उपलब्ध कराती है। सतह उपलब्ध कराने का मतलब क्या है कि वायुकुपिकाएं हैं, अगर इनको एक फैलाया जाए एक तरह से तो एक काफ़ी बड़ा एरिया है वो ये कवर करती है। लेकिन फेफड़ों के अंदर ये बिल्कुल सिकुड़ करके, जिस तरह से एक लोहे का तार है उसको स्प्रिंग में बदला जाता है तो उसका आकार एक छोटा सा आकार हो जाता है और उसको खींचेंगे तो वापस बड़ा आकार होता है। उसी तरह से एक बड़ा आकार है वो सिकुड़ करके और वायुकुपिकाओं के रूप में ये फेफड़ों में बना हुआ रहता है। इसलिए कहा जाता है कि ये श्वसन के लिए वायुकुपिकाएं सतह उपलब्ध कराती हैं। और इसके बाद में वायुकुपिकाओं के बाद में है फेफड़े। किस प्रकार के होते हैं फेफड़े? ये हल्के गुलाबी रंग की स्पंज का मतलब है कि जैसे सीट के ऊपर बैठते हैं तो वो नीचे बैठती है, सीट खड़े होने पर वापस ऊपर होती है, उस तरह की स्पंज आकार की। लचीले होते हैं, कोमल होती हैं, स्पंजी, लचीले, कोमल, डायाफ्राम के ठीक ऊपर और दाएं व बाएं भाग में स्थित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं ये फेफड़े? ये असंख्य जो श्वास नलियाँ है, वायुकुपिकाएं है, रुधिरवाहिनियाँ है, इनसे निर्मित होते हैं। इसके अलावा लचीले तंतु, व अनेक झिल्लियों से निर्मित होते हैं। तो फेफड़े किससे निर्मित होते हैं? फेफड़े जो श्वास नलियाँ है, रक्तवाहिनियाँ हैं, लचीले तंतु है, झिल्लियाँ हैं, वायुकुपिकाएं, इनसे ये निर्मित होते हैं। तीसरी बात, बायां फेफड़ा है ये 2 खंडों में बटा हुआ होता है और दायां फेफड़ा है ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से निर्मित होता है। स्पंजी ऊतक जिनको हम दबा सकते हैं, छोड़ने पर वापस अपने पहले वाली अवस्था में आ जाए, इस तरह के ऊतक होते हैं, स्पंजी ऊतक, इनसे निर्मित होते हैं। और इसमें लगभग 30 मिलियन वायुकुपिकाएं पाई जाती हैं। 30 मिलियन वायुकुपिकाएं पाई जाती हैं और इन वायुकुपिकाओं पर, ये जो वायुकुपिकाएं हैं, इन वायुकुपिकाओं पर असंख्य सूक्ष्म रुधिरवाहिनियों का जाल फैला हुआ रहता है। जब वायु इन वायुकुपिकाओं में भरती है तो उसमें से ऑक्सीजन विसरण द्वारा रुधिरवाहिनियाँ जो फैली हुई रहती है तो उसमें उपस्थित रुधिर के साथ या उसमें उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है, रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के
शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन है ये वायु कुपिकाओं से विसरण विधि द्वारा अलग होकर के या फिल्टर होकर के और रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़ करके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। ये हो गया निचला श्वसन तंत्र, जिसमें हमने श्वसन नली के बारे में पढ़ा है। ट्रेकिया कहते हैं इसे, 5 इंच लंबी होती है, पक्षमाभि होती है, कूट स्तरीय श्लेष्मा होती है और ये जो रोगाणु है, परागकण है, मिट्टी धूल के कण है, इनको फेफड़ों में प्रवेश करने से रोकते हैं। कौन रोकते हैं? जो श्लेष्मा है, पक्षमाभ है ये। इसके बाद में श्वसनी। अब ये जो श्वसन नली है, ये श्वसन नली श्वसनी में विभक्त होती है और 2 श्वसनी है, ये दोनों ओर के फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। श्वसनिकाएँ, ये जो श्वसनी है ये आगे अनेक श्वसनिकाओं में विभक्त होती है जो एक वृक्षनुमा संरचना बनाती है। वायुकुपिकाएँ, श्वसनिकाएँ है जो वृक्षनुमा संरचना बनाती है, इनके अंतिम सिरों पर एक गुब्बारेनुमा संरचनाएँ पाई जाती है जिसे वायुकुपिकाएँ कहते हैं। और वायुकुपिकाएँ है ये गैसों के विनिमय के लिए सतह उपलब्ध कराती है। और अंतिम जो भाग इसमें पटा है निचला श्वसन तंत्र का, वो है फेफड़े। किस प्रकार के होते हैं ये? हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, स्पंजी होते हैं, लचीले कोमल तंतुओं से निर्मित होते हैं। इसके अलावा अनेक श्वास नलियाँ है, वायुकुपिकाएँ है, झिल्लियाँ है, तंतु है, रुधिर वाहिनियाँ है, अनेक कोशिकाएँ है, इनसे ये फेफड़े बने हुए होते हैं। बायां फेफड़ा 2 खंडों में और दायां फेफड़ा 3 खंडों में विभक्त होता है। प्रत्येक फेफड़ा है ये स्पंजी ऊतकों से बना हुआ होता है, स्पंज, अभी आपको बता दिया गया। और लगभग 30 मिलियन वायुकुपिकाएँ पाई जाती है। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, तो 30 मिलियन वायुकुपिकाएँ इसमें पाई जाती हैं। और इन वायुकुपिकाओं पर रुधिर वाहिनियों का, सूक्ष्म रुधिर वाहिनियों का जाल फैला हुआ रहता है, जिससे क्या होता है, जिससे ऑक्सीजन है वायु से ऑक्सीजन पृथक होकर के हीमोग्लोबिन से बंध बना करके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। इसके बाद में है डायाफ्राम या श्वसन मांसपेशियाँ। तीसरा जो भाग है श्वसन मांसपेशियाँ या डायाफ्राम। गैसीय विनिमय हेतु फेफड़ों में उपस्थित वे पेशियाँ जो श्वसन क्रिया में सहायक होती है, यानी श्वास लेने व छोड़ने में सहायक होती है, वो कहलाती है श्वसन मांसपेशियाँ। गैसीय विनिमय हेतु, गैसीय विनिमय के लिए श्वसन क्रिया यानी श्वास अंदर भरने और बाहर निकालने के लिए, गैसीय विनिमय के लिए फेफड़ों में उपस्थित वे पेशियाँ जो श्वसन के लिए सहायक होती है वो कहलाती है श्वसन मांसपेशियाँ। डायाफ्राम कंकाल पेशी से बनी हुई एक पतली चादरनुमा संरचना होती है जो श्वसन मांसपेशी के रूप में कार्य करती है। तो आपको अभी पहले बताया था कि श्वसन मांसपेशी के रूप में कार्य करने वाली संरचना है वो है डायाफ्राम। डायाफ्राम में संकुचन और शिथिलन होता है। जब डायाफ्राम में संकुचन होता है तो वायु है नासिका से होती हुई, इन मार्गों से होती हुई फेफड़ों में भर जाती है। और डायाफ्राम के शिथिलन से वायु या जो अशुद्ध वायु है ये वापस बाहर निकाल दी जाती है। तो डायाफ्राम के संकुचन और शिथिलन से वायु अंदर ग्रहण की जाती है, वह बाहर निकाली जाती है। डायाफ्राम के संकुचन और शिथिलन से ये जो वायु है ये अंदर और बाहर निकाली जाती है, जिसको बोलते हैं श्वास लेने की प्रक्रिया। श्वास लेने की
प्रक्रिया। श्वास लेने की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है अंतःश्वसन, जिसको हम निःश्वसन भी कहते हैं, और दूसरा है बहिःश्वसन, जिसे हम कहते हैं निःश्वसन। इसके आगे विसर्ग है, नि के आगे, निःश्वसन। श्वास लेने की प्रक्रिया को डायफ्राम या जो श्वसन मांसपेशियां है इसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अंतःश्वसन, जिसे निःश्वसन कहते हैं, और बहिःश्वसन, जिसे निःश्वसन कहते हैं। सबसे पहले है अंतःश्वसन। अंतःश्वसन में क्या होता है? नॉर्मल सी सामान्य सी बात है। अंतःश्वसन का मतलब है श्वास अंदर लेना, यानी बाहरी वातावरणीय वायु जब फेफड़ों में प्रवेश करती है तो कौन सी क्रिया होती है, क्या होता है? जब डायफ्राम में संकुचन होता है तो डायफ्राम नीचे की ओर और जो पसलियाँ है ये बाहर की ओर, डायफ्राम नीचे और पसलियाँ बाहर की ओर होने से क्या होता है, अंदर दबाव कम होता है, एक जगह से हो जाती है। अंदर दबाव कम होने से बाहर की जो वायु है, बाहर वातावरण में जो वायु का दबाव है अधिक, तो वायु अधिक दबाव से कम दबाव की ओर प्रवेश करती है। यानी अंतःश्वसन क्रिया में क्या होता है, अंतःश्वसन क्रिया में डायफ्राम नीचे की ओर और पसलियाँ बाहर की ओर होने से बाहरी वातावरणीय वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है, इसे कहते हैं अंतःश्वसन। दूसरा बहिःश्वसन, जब डायफ्राम और पसलियाँ अपने पूर्व स्थिति में आती हैं, डायफ्राम वापस ऊपर की ओर, पसलियाँ जो बाहर थी वो अंदर की ओर, इस तरह से ये अंदर की ओर होती हैं पसलियाँ। डायफ्राम ऊपर, पसलियाँ अंदर की ओर होने से अंदर दाब अधिक हो जाएगा, वायु पर दबाव पड़ेगा। अधिक दाब होने से क्या होगा, वायु है जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध वायु, ये नासा मार्ग, ये श्वसन मार्ग से होती हुई पुनः बाहर निकाल दी जाती है। तो इस तरह श्वास लेने की जो प्रक्रिया है इसको अंतःश्वसन और बहिःश्वसन में बांटा गया है। अंतःश्वसन में डायफ्राम नीचे, पसलियाँ बाहर की ओर, और बहिःश्वसन में पसलियाँ और डायफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में, पहले वाली अवस्था में आ जाती है। इसके बाद में है श्वसन की प्रक्रिया के स्तर। श्वसन प्रक्रिया के स्तर। श्वसन प्रक्रिया के दो स्तर हैं, एक तो है बाह्य श्वसन और एक है आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन तो किन के मध्य होता है और आंतरिक श्वसन किसके मध्य होता है? बाह्य श्वसन में क्या होता है, गैसों का विनिमय वायु कूपिकाओं व जो रक्त वाहिनियाँ या रक्त से भरी हुई जो रक्त केशिकाएं या रक्त वाहिनियाँ हैं, इनके मध्य आंशिक दबाव के कारण होता है। बाह्य श्वसन तो होता है वायु कूपिकाओं व रक्त वाहिनियों के मध्य आंशिक दबाव के कारण। जो वायु कूपिकाएं हैं इनके ऊपर जो रुधिर नलिकाओं का जाल फैला हुआ रहता है, वायु कूपिकाओं से जो वायु है ये रुधिर तक पहुंचती है। ये तो है बाह्य श्वसन। बाह्य का मतलब ये नहीं कि शरीर से बाहर हो रहा है, वो नहीं।
वायु कुपिकाओं से और रुधिर वाहिनियों के मध्य। आंतरिक श्वसन, अब इसमें आ जाएगा रक्त वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियों व शरीर की कोशिकाओं या ऊतकों के मध्य। बाह्य श्वसन में तो क्या होता है, वायु कुपिकाओं से रुधिर वाहिनियों तक, जैसे ये वायु कुपिकाएं हैं, इनके ऊपर जो रुधिर वाहिनियाँ हैं इनका जाल फैला हुआ रहता है। तो वायु कुपिकाओं से रुधिर वाहिनियों तक, यहाँ तक का कार्य ये आता है इसमें बाह्य श्वसन में। वायु कुपिकाओं और रक्त वाहिनियों के मध्य जो आंशिक दबाव है उसके कारण से वायु रुधिर वाहिनियों में चली जाती है। इसके बाद में रुधिर वाहिनियों से जो कोशिकाएं हैं, शरीर की जो कोशिकाएं हैं, यहाँ तक जो वायु पहुँचाई जाती है, तो रुधिर वाहिनियों और कोशिकाओं या ऊतकों के मध्य ये है आंतरिक श्वसन। तो श्वसन के दो स्तर हैं, बाह्य श्वसन व आंतरिक श्वसन। तो श्वसन वाला ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। 4 वीडियो हो गए हैं, 2 पाचन तंत्र के हैं और 2 श्वसन तंत्र के। तो आपको PDF ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। पाचन तंत्र का PDF आपको उपलब्ध करा दिया है, श्वसन तंत्र का भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप उसको दे करके नोट्स की कॉपी में उतार लेना और याद करते रहिए, पढ़ते रहना। धन्यवाद।